हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझते हैं क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख रखी है, उसकी हम डेफिनेशन समझेंगे पहले। ओके, देखिए क्या है द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट को जो एक्सेस एनर्जी सप्लाई की जाती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी हम सप्लाई करते हैं जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी भी रिएक्टेंट के पास उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, किसी भी रिएक्टेंट के पास उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमें थोड़ी अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट को, और वही सप्लाई क्या है एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। बहुत सिंपली ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, उसे हम समझेंगे। देखिए क्या है, मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड है, यानी रिएक्शन प्रोसेस कर रही है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है। इधर क्या है, एनर्जी है, बाई एक्सिस पर एनर्जी और एक्स एक्सिस पर क्या है, रिएक्शन प्रोसीड है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट के पास थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है उसके पास। तो मान लीजिए यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है ये ई आर है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और ये क्या है, देखो एक एनर्जी बैरियर है, इसे बोलेंगे एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्टेंट के पास जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी तब तक वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी बैरियर है, जब कोई रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लीजिए हमने ये रिएक्टेंट था, उसके पास अपनी खुद की थोड़ी बहुत एनर्जी थी। अब हमने थोड़ी बहुत एनर्जी उससे सप्लाई की, एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई की। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने एनर्जी सप्लाई की तो ये जो था रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई। जैसे ही हमने इसे एनर्जी सप्लाई की रिएक्टेंट को तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई। अब जैसे ही इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई तो उसने यहाँ पे बना लिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जो रिएक्टेंट था अपनी एनर्जी को फॉल डाउन करने लगेगा, कम करने लगेगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बना प्रोडक्ट, और ये जो एनर्जी है ये है ई प्रोडक्ट की एनर्जी। ये दिख रहा है आपको, एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब देखिए जनाब, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास थी, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी ये वाली। हमने कितनी एनर्जी और दी इसे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी दी, यहां से लेकर के यहां तक दी। इतनी एनर्जी उसके पास पहले से अवेलेबल थी, कितनी एनर्जी हमने उसे एक्सेस में दी, तो ये है वो अमाउंट ये, और यही क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो यही है हमारी ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये है ई ए। ओके, अब ई ए है, यही हमें पढ़ना था एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करें एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए वैल्यू हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ई रिएक्टेंट। देखो इस एनर्जी में से
ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए इस ग्राफ को और समझते हैं, थोड़ा डीपली ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ जो है एक्चुअल में एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसे है समझते हैं और एक बार और। देखो जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी यहाँ पे थी, अब उसे मान लीजिए हमने 50 जूल और दे दी, 50 जूल एनर्जी और दी हमने। जैसे ही 50 जूल एनर्जी हमने दी इसको, तो ये कहाँ पहुंचा, पीक पर पहुंचा और इसने बना लिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और वापस अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा और यहाँ पर आके बना लिया उसने प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो जरा रिएक्टेंट की एनर्जी, जितनी एनर्जी हमने इसे दी थी, सप्लाई की थी, जितनी एनर्जी हमने इसे दी थी 50 जूल, और इसने उतनी एनर्जी क्या है, रिलीज नहीं की। जितनी एनर्जी हमने इसे दी थी, देखो 50 जूल दी थी और इसने रिलीज कितनी की है, हमने इसे दी थी इतनी एनर्जी, लेकिन रिलीज कितनी की है, इतनी की है। ये वाली एनर्जी उसने रिलीज की है। तो जितनी एनर्जी हमने इसे सप्लाई की थी उतनी एनर्जी उसने रिलीज नहीं की, तो क्या हुआ, एनर्जी क्या हुई, इसने अपने अंदर रखी, एब्जॉर्ब की। तो इसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। ये बात आप याद रखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है ई माइनस ई आर, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। यानी कि या एच पी लिखने से एच पी माइनस एच आर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी एनर्जी है वो भी एनर्जी है। तो ई पी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है, कम है। तो जब ज़्यादा वाली वैल्यू में से हम कम वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो प्लस में आएगी वैल्यू, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई पी इज ग्रेटर देन ई आर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ई पी की वैल्यू ई आर से ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये जो ग्राफ बनाया है, ये एंडोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक। ओके, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डेल्टा पी जो होता है हमारा, ई पी जो होता है वो ई आर से बड़ा होता है। और डेल्टा एच को फाइंड करने की क्या है फॉर्मूला, ई पी माइनस ई आर। सिंपल है। अब ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं उसको भी। ओके, चलिए समझते हैं। आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सपोज कीजिए ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ एक्चुअल में बिल्कुल सेम बनेगा। और ये क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है। अब रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी जिसे हमने ई आर से डोनेट कर दिया। यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है यहाँ पर। अब देखिए जरा, हमने मान लीजिए इसको एनर्जी सप्लाई की तो ये पीक पर पहुँचा। अब इसे कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की, ये की ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। ओके, अब जैसे ही वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो आपको दिख रही है पीक पॉइंट। ये पीक पॉइंट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या बोलते हैं उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं। अब उसके बाद जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कितनी करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इसने एनर्जी जो थी, जितनी एनर्जी हमने इसे सप्लाई की थी, जैसे मान लीजिए हमने 50 जूल सप्लाई की थी इसे, और 50 जूल के बाद इसने 80 जूल क्या कर दी, रिलीज कर दी। देखो दिख रहा है, ये 50 जूल था ये वाला, ये 50 जूल है यहाँ से यहाँ तक, और इसने रिलीज कितनी की है, रिलीज की है देखो ये यहाँ तक, रिलीज यहाँ तक की है। यानी ये जो अमाउंट है एनर्जी ये वाली, ये इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दी। ये 30 जूल है, तो 30 जूल इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, जितनी एनर्जी सप्लाई की थी उससे ज़्यादा एनर्जी इसने रिलीज कर दी। तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दिख रहा है ये EP की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है देन रिएक्टेंट की एनर्जी से। दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी कितनी है, देखो ये है, और यहाँ पर कितनी एनर्जी है, ये है, बस दिख रहा होगा आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उतनी से ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट लूज करता है, तब वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डेल्टा H की वैल्यू होगी निगेटिव। क्या होगी, निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है निगेटिव। क्यों होती है, बिकॉज EP इज लेसर देन ER। EP की वैल्यू जो होती है ER से लेस होती है। और डेल्टा H होता क्या है एक्चुअल में, डेल्टा H होता है EP माइनस ER। जब ये वैल्यू कम है, इस वैल्यू से, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी ना, डेल्टा H की वैल्यू। सिंपल सा है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करके, नोट स्टार बना के, कि लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, यानी हम कम, ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यू जितनी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। तो रिएक्शन फास्ट होगी। अब हाई EA होगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। सिंपल। रिएक्शन स्लो कब होती है, जब रिएक्टेंट को दी जाने वाली, सप्लाई की जाने वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, जैसे कोई मान लीजिए पैसिव मोड में पड़ा हुआ है, पैसिव है, अब उसे हमने रिएक्शन करानी है किसी भी रिएक्टेंट को, वो पैसिव है, रिएक्शन करने के मूड में नहीं है, तो हमें उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो रिएक्शन करेगा करके। और वो रिएक्शन करेगा भी तो कैसे करेगा, स्लो करेगा। और जैसे मान लीजिए कोई एक्टिव मूड में है, उसे हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें, बस थोड़ा सा उसे इनिशिएट कर दें, तो वो फास्टली रिएक्शन करेगा। ओके, तो ये है पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी के। अब हम समझते हैं कि ये जो रिएक्शंस मैंने लिखी यहाँ पर, जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, जो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किए हैं, ये ग्राफ जो हैं ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हैं, यानी कि सिंगल रिएक्शंस के। देखो ये A से B में कन्वर्ट हुआ, इस तरह की रिएक्शन के लिए हमने अभी ग्राफ बनाए हैं। अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेशन की है एक्टिवेशन एनर्जी की, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, इस तरह की रिएक्शंस के लिए। अभी हमें क्या करना है, हमें इस तरह की रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये वाली, चलिए करते हैं उसको भी। अब क्या करते हैं, देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे कि A B में कन्वर्ट हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन में ये फिर वापस A में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस कंडीशन में हम बनाते हैं पहले एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, इधर बनाएंगे एक्सोथर्मिक के लिए।
इधर हम प्लॉट कर रहे हैं एंडोथर्मिक के लिए, इधर प्लॉट करेंगे एक्सोथर्मिक के लिए। दोनों में डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे, दोनों में आप डिफरेंस समझ जाएंगे। देखो देखिए ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां पर क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड, और यहां पे क्या है, एनर्जी। बाई एक्सिस पर एनर्जी और एक्स एक्सिस पर क्या होगा हमारा, रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। अब मान लीजिए इनिशियली किसी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी क्या थी, अवेलेबल थी, इसे बोलेंगे हम ई आर। ओके, लेकिन ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। ये एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी है, ये है, तो हमें उसे एक्सेस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने ये सप्लाई किया, यानी कि ए जो था, ए को हमने एनर्जी सप्लाई की बी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये देखो ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये हो जाएगी ई ए एफ, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ए मॉलिक्यूल को जो भी एक्सेस अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की है, वो हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये ए से बी में कन्वर्ट होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए यहां बनाएंगे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब वापस ये एनर्जी रिलीज करेगा अपनी, और यहां बनाएगा प्रोडक्ट। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की तो उसने बनाया प्रोडक्ट, और ये वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी ई पी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ई आर की वैल्यू ई पी की वैल्यू से क्या है, कम है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिंपल सा। अब देखो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज कीजिए हमने इसको ये एनर्जी दी से, यहां पहुंचा पीक पर, और इसने बी बना लिया, यहां पर बन गया बी। यहां ए था, ये ए रिएक्टेंट था यहां पर, और ये यहां आकर के बी में कन्वर्ट हो गया, यहां पर आकर के बी में कन्वर्ट हुआ। अब सपोज करो जरा, अब बी को हमें ए में कन्वर्ट करना है, अब इस बी को हमें ए में कन्वर्ट करना है वापस। तो क्या होगा, उसे कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ये है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इसे। देखो यहां तक तो एनर्जी इसके पास है, इतनी एनर्जी हमें और सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बना लेगा प्रोडक्ट ए। यहां पर अब बी क्या है, बी रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट को हमें कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। तो ये देखो बी के पास इतनी एनर्जी तो पहले से है, हमें इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी, ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें ई ए बी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी बनाएगा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और बनाएगा प्रोडक्ट ए। अब जरा चेक करना, यहां पर फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ज्यादा दी गई हमने, और बैकवर्ड के लिए एनर्जी कम दी है। तो डेल्टा एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, याद रखना। यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब इसे निकालते कैसे हैं, डेल्टा एच इजिकल टू होता है ई ए एफ माइनस ई ए बी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और बैकवर्ड वाली कम है, तो प्लस में वैल्यू आएगी ना, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जरा, ई ए एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, ई ए बी से। ये तीन बातें आप नोट कर लीजिए,
एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर EAF एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होती है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। और डेल्टा एच को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EAF माइनस EAB। सिंपल, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पे करते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ बनाते हैं हम सिंपल सा। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक के लिए करते हैं, ये है हमारा बैरियर जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसके पास जो एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास, ए के पास जो ए रिएक्टेंट है इसके पास मानो ये थी ER एनर्जी अवेलेबल थी, ये ए रिएक्टेंट है। अब इसे हमने मैक्सिमम अमाउंट देनी पड़ेगी, यानी कि एक्सेस अमाउंट देनी पड़ेगी, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार कर सके। तो ये जो एनर्जी हमने दी इसे, ये हो जाएगी EAF यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जैसे ही उसने एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाया, उसने अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और इतनी एनर्जी उसने रिलीज की। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए जरा, अब A जो था B में कन्वर्ट हुआ, यहां पर आकर के A जो था रिएक्टेंट B में कन्वर्ट हुआ EAF एनर्जी लेकर के। अब हमें सपोज करो B को वापस A में कन्वर्ट करना है, B को वापस A में कन्वर्ट करना है, तो B के पास ओनली ये एनर्जी है अभी, ये वाली। अब उसे कितनी और चाहिए, उसे इतनी और चाहिए, उसे इतनी एनर्जी और चाहिए ऊपर वाली। तो ये जो एनर्जी हो जाएगी बताओ, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी EAB। अब देखो यहां पर बिल्कुल डिफरेंस हो गया, यहां पर EAB की वैल्यू क्या थी, कम थी, और यहां पर EAB की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किस केस में, एक्सोथर्मिक में। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव, बिकॉज EAB की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, EAF से। और हम जानते हैं डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, EAF माइनस EAB। अब EAF जो है ये कम है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो जब कम वैल्यू में से हम ज्यादा वैल्यू घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना वैल्यू। तो इसी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। क्लियर, आई होप अब सभी को समझ में ग्राफ आए होंगे। ये 4 ग्राफ बनाए थे, चारों ग्राफ की आप प्रैक्टिस करना, बनाकर देखना, खुद सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। यहां पर जो हमने यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पढ़ाई थी आपको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट ये होती क्या है, ठीक है, चलो समझते हैं इसको भी। देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट होती क्या है, जो मैंने आपको बताया था, जब किसी रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी हो जाती है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। बताया था अभी ग्राफ में बताया था, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, देखिए डिफाइन ऐसे करेंगे, जब कोई मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं तो उनके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। वो कोलिजन करते हैं आपस में, कभी कभी इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, कभी कभी नॉन इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब उन कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, मोशन की एनर्जी उनके पास, जब वो आपस में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो काइनेटिक एनर्जी यदि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, व्हेन द एनर्जी ऑफ colloiding molecules, when the kinetic energy of colloiding molecules is equal to the activation energy, this stage is known as activation complex state। और इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में एक बात और होती है, जो
प्रोडक्ट जो कंपाउंड बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ना तो वो रिजेंबल करता है रिएक्टेंट से और ना वो रिजेंबल करता है प्रोडक्ट से, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट बनता है। जैसे अभी को दिखाया था मैंने आपको बना करके, देखो ये जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये बना प्रोडक्ट, यहाँ बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ना ये रिएक्टेंट के जैसा होगा और ना ये प्रोडक्ट के जैसा होगा, यानी ये बीच का है। तो ना तो ये रिएक्टेंट के जैसा बना है और ना ही बना है प्रोडक्ट जैसा। अब क्या होगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में टूट जाएगा यहाँ पर, तब बनेगा प्रोडक्ट। तो सुनेंगे क्या है, देखो एक बार और समझेंगे इसे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सेट, जब कोलॉइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाती है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बोलते हैं। और इस स्टेट में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड रिजेंबल नहीं करता रिएक्टेंट से भी और ना ही प्रोडक्ट से। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लो कितना सिंपल है, जैसे H2 प्लस I2, ये दो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं H2I2 आपस में रिएक्शन कर रही हैं, तो क्या होगा, इनके जो बॉन्ड हैं वो टूटेंगे थोड़े थोड़े, और क्या बनाएंगे, इनके जो बॉन्ड हैं ये अट्रैक्शन बॉन्ड हैं, ये आपस में क्या होंगे, थोड़े वीक होंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन, देखिए जरा, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा फिर, और हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन एटम के साथ भी बॉन्डेड रहेगा। यानी कि जब ये बॉन्ड वीक होगा तो आयोडीन वाला भी इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल एटम भी इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन दो तरह के बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, एक बनाएगा आयोडीन के साथ, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब ऐसे ही करेगा आयोडीन बनाएगा एक बॉन्ड आयोडीन के साथ और एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो ना तो ये रिएक्टेंट जैसा है और ना ही प्रोडक्ट जैसा बनेगा। देखो अब इसे हम गर्म करेंगे तो ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, जो ये वीक बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये बॉन्ड टूटेंगे और बन जाएगा हमारा 2HI, यानी 2HI के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब देखो ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिजेंबल कहां कर रहा है ये, तो इसे बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल सा है, थोड़ा सा समझना था बस आपको, बस क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और समझा दिया आपको। ओके, यहीं पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको अरेनियस रेट इक्वेशन के साथ में, और उसे समझाएंगे। अरेनियस रेट इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, जिसे हम समझेंगे। उसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।